मित्रों, जन्म से लेकर मरण तक इंसानी जिंदगी और चाहे कोई भी हो, उनकी जो गणना होती है वो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर होती है। यानी कि जीवन में कोई शख्स जो इस मृत्यु लोक में आया है वो क्या करेगा, कहां तक जाएगा, उसकी जिंदगी में क्या घटित होगा। सनातन संस्कृति की बात करें तो कहा यह जाता है कि सब कर्मों का खेल है, और साथ ही साथ ये जो रहस्यमय ये जो ग्रह नक्षत्र है, ये जो खगोल है, ये जो ब्रह्मांड है, उसकी गणना की जाती है। फिर उसकी जिंदगी को जोड़ा जाता है और फिर उसकी एक अलग से किताब बनती है जिसको हम लोग जन्म कुंडली कहते हैं। तो यानी कि उसकी जिंदगी में जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं। एक शास्त्र ये है। दूसरा शास्त्र, आजकल हम लोग मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, मॉडर्न शिक्षा की बात करते हैं, और जो मॉडर्न संस्कृति है उसकी बात करते हैं। उसमें ये जो शास्त्र है, जो ये खगोल शास्त्र है, ये जो प्राचीन विद्या है, उसको थोड़ा परे हटाकर रख देते हैं। लेकिन आज जो हम लोग इन दोनों ही बातों पर बात करने के लिए जो है विशेष तौर पर धर्मशाला में एक ऐसे वास्तुकार, वास्तुशास्त्री, ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचे हैं जो कि प्रकांड ज्योतिषाचार्य हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी में छोटे से कार्यकाल में जो है जिस तरह से उन्होंने किताबें लिखी हैं, पॉपुलैरिटी हासिल की है, और जिस तरह से लोगों की उनके प्रति उनके पास जो है आते हैं और आस्था है, वो अपने आप में सर्वोपरि है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना, क्या वाकई में जो ग्रह नक्षत्र है वो हमारे जीवन की चाल को बिगाड़ सकते हैं? क्या वास्तु दोष सच में होता है? इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं धर्मशाला की सिविल लाइन में, जहां पर बैठते हैं खुद ज्योतिषाचार्य और महान वास्तुकार शास्त्री आचार्य राजेंद्र जी। तो चलिए सीधे बातचीत हम लोग उनसे करते हैं, पूछते हैं हम अपने सवालों के जवाब कि आखिरकार वाकई में ये सच है या फिर ये कोई मिथ्या साइंस है और यूं ही लोगों को भ्रमित किया जाता है। बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र जी। आपका भी स्वागत है राजेंद्र जी। क्योंकि देखिए, पहला ही सवाल मेरा यही रहेगा कि हम लोग कहते हैं कि जब किसी का जीवन शुरू होता है, जब जन्म होता है, उसके बाद से ही हम लोग गणना शुरू कर देते हैं कि आपका जीवन जो है इस काल में हुआ है, इस नक्षत्र में हुआ है, आप इस ग्रह में आपकी इस राशि, ये राशि आपकी बनती है। ये सब क्या खेल है और इसकी गणना जो हम लोग करते हैं वो कितनी सच्चाई है, क्या सच है उसका? जैसे आपने बहुत ही खूबसूरत सा सवाल पूछा है, एंड इसका जवाब ऐसा है कि मैं इसको एक या दो लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत ही डीपर क्वेश्चन है। शुरुआत अगर मैं करूं, जी हाँ, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से हर व्यक्ति का जो जन्म होता है उनके लाइफ पर उनका सीधा प्रभाव होता है। अगर मैं वैज्ञानिक तौर पर अगर आज के डेट में अगर बताऊं, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप एक बात बताइए कि सूरज के बिना जीवन पनप सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं, इनफैक्ट, है ना, नहीं पढ़ सकते। अगर सूरज नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। सूरज क्या है? वो भी एक ग्रह ही है। तो अगर आप सीधा प्रमाण अगर पाना चाहते हैं मुझसे, तो सूर्य के बगैर जीवन संभव नहीं है। चंद्र के बगैर भी जीवन संभव है क्या आपको लगता है? चंद्र के बिना बिल्कुल नहीं। मतलब जैसे सूर्य से जीवन पनपता है तो चंद्र से औषधि पनपती है, और चंद्र के प्रभाव से हमारा दिमाग का जो संतुलन होता है, या संसार में सारी चीजें, इवन समुद्र के पानी का भी संतुलन जो होता है वो सूर्य के प्रभाव से होता है। अगर आप सूर्य चंद्र को अगर मेजर काउंट करते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ नवग्रह जो हैं उनको भी अगर आप काउंट करेंगे तो हालांकि एक एस्ट्रोलॉजर आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि उनकी प्रभाव आपके जीवन में कहाँ काम करते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए, और एक साइंटिफिकल बेसिक सवाल का जवाब देता हूँ। ये मान लीजिए ये मोबाइल है। ये मोबाइल एक हार्डवेयर है। ये मोबाइल ऑपरेट होता है एक सॉफ्टवेयर से। बिल्कुल ठीक उसी तरह हमारा ये जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना है। हाँ, ये भी समझ लीजिए एक तरह का पंच तत्वों का हार्डवेयर है, बट इसका फंक्शनिंग होता है एक सॉफ्टवेयर से। जो ये नवग्रह ब्रेन के कुछ पोर्शंस के ब्रेन को एक्टिवेट करके उसको फंक्शनिंग करवाते हैं, एंड उसी तरीके से हम अपने जीवन का हर क्षण, हर पल उस नॉलेज से या उसके वाइब्रेशन या उसके तरंगे या उनके ग्रेविटी पुल के कारण हम अपना फंक्शनिंग करते हैं। जी, तो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, कुछ डायरेक्टली आपको समझ में आए या कुछ इनडायरेक्टली समझ में आए, ग्रहों का सीधा प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनके जीवन पर पड़ता ही है।
राजेंद्र जी, आपने ये कहा कि ये जो ग्रह नक्षत्र हैं इनका प्रभाव जीवन में पड़ता है, लेकिन जिस तरह से हमारी साइंस ने तरक्की की है और साइंस ने फैक्ट्स और फिगर पर बात की है और जो रेलिवेंसी या रियलिटी जो हम लोगों को दिखती है, लाइक आपने कहा कि ग्रह नक्षत्र अगर आपके अगर थोड़ा सा प्रभाव डालते हैं तो हो सकता है कि आपका शरीर जो है वो, आपकी चाल जो है वो बिगड़ सकती है, आपका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ सकता है। तो मेडिकल साइंस में जो है इन सब चीजों को माना नहीं जाता है और मेडिकल साइंस एक मरते हुए आदमी में एक प्राण डालने की भी कोशिश करती है और कहा यह भी जाता है कि पहले जिस तरह से मृत्यु दर इतनी ज्यादा थी, अब मृत्यु दर कम हुई है क्योंकि मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है और हमें तुरंत इलाज मिल जाता है। तो अगर हम लोग इन ग्रह नक्षत्रों के भरोसे ही बैठे रहे तो घर में तो फिर तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब हम बीमार होंगे तो फिर तो हम मेडिकल संस्थानों में जाएंगे ही नहीं। तो ये कैसे आप इसको रेलिवेंट करते हैं, कैसे आप उसको बराबरता में लाते हैं? ये आपका जो सवाल है इट इज रिलेटेड टू कर्म एंड उसके इफेक्ट के लेकर। जी, शास्त्र कहता है कर्म बिना कोई फल नहीं। ठीक है। अगर इसको मैं वैज्ञानिक तौर पर साधारण तौर पर आपको बताऊं, एक जमीन पे अगर आप बीज बोते हैं, ठीक है, तो वो पेड़ उगेगा ही और वो फल देगा ही। जमीन में बीज लगाने से लेकर फल उत्पन्न होने तक जो टाइम गैप लगता है, ठीक है, ये ऐसे तो नहीं है कि आप ओवरनाइट आप फल प्राप्त करेंगे, नहीं हो सकता। इसको कई सारे रातें गुजरनी पड़ेगी एक फल बनने के लिए। तो कर्म और कर्म का फल वो एक इंटरकनेक्शन है विद ए टाइम फेज। ठीक है, तो ग्रह नक्षत्र आपके कर्म और कर्म फल पर वो कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो एक सूदिंग सराउंडिंग क्रिएट करते हैं कि आप वो कर्म के फल प्राप्ति करने के लिए आप योग्य बनिए। उदाहरण के लिए एक और एग्जांपल देता हूं, उसी का ही एग्जांपल देता हूं। जी। मिट्टी, उसमें मिनरल्स, सूर्य की किरणें, हवा, इनमें से अगर कोई भी चीज को अगर आप हटा दो, क्या वो पेड़ ग्रो कर पाएगा या वो फल दे पाएगा? हाँ, बिल्कुल। इसको प्रकाश संश्लेषण और तमाम सारी चीजें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो या तो वो बीज ग्रो नहीं कर पाएगा या तो वो चीज नहीं कर, प्रयास तो उसको करना होगा। तो आप जो कर्म कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसका फल हेतु अगर आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला तो आप अभी फल उसको पाने के लिए योग्य नहीं हो पाएंगे। जिसका मतलब ये भी है अगर आपका स्किल कहीं गलत जगह पे अगर आपको इफेक्ट दे रहा है तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए यही कहा जाता है कि ग्रह नक्षत्र आपको एक सूदिंग या एक फेवरेबल सराउंडिंग देते हैं जहां पे आप फल पाने के लिए योग्य बन गए। जी। तो प्लैनेट आपको ऐसा करते हैं कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो देते नहीं है। कर्म तो आपको करना ही है, अगर आप वो कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल पाएंगे नहीं। जी। तो ऐसे बोलते हैं ना, आप जिस चीज के लिए चाहत रखते हैं तो पूरी कायनात मदद करती है। हाँ। लेकिन आपकी चाहत कहाँ है? आप अपनी एनर्जी डायरेक्शन किस चीज को पाने के लिए लगाए, तो उस चीज में वो फलित करेगी। अच्छा, एक और हम लोग यहाँ पर देखें कि सेम टाइम पर पैदा होने वाले जातक जो हैं, उनकी ग्रह नक्षत्रों की चाल अलग कैसे हो जाती है, उनका ग्रह नक्षत्र अलग कैसे हो जाता है? ये कैसे संभव है कि एक कुछ और करता है, एक सपोज करो कि एक डॉक्टर बन जाएगा, एक इंजीनियर बन सकता है, या एक कुछ भी नहीं करेगा तो एक कहीं बड़े उच्च अधिकारी बन जाएगा। तो ये सब चीजें कैसे हो? ये सारी चीजें बहुत सारे एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। याद कीजिए, अगर एक व्यक्ति 1:01 में हिमाचल में पैदा हुआ है, हाँ ठीक है, और एक व्यक्ति 1:01 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, इन दोनों का क्या भविष्य सेम हो सकता है? यही तो सवाल है, कौतूहल सवाल है। हाँ। मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। ये दोनों, अगर हम जब आप किसी की कुंडली बनाते हैं, हम जो बेस इंफॉर्मेशन लेते हैं वो है जगह, ठीक है, समय और साल, किस साल, किस समय, किस महीने जन्म हुए हैं, और टाइम लेते हैं एंड प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं। ये प्लेस का इम्पैक्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लेस का स्थान का। ये कैसे मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में समझाऊं, तो ये मान लीजिए सूरज है, ये पृथ्वी है और चंद्र है। जब पृथ्वी के ऊपर सूरज की किरणें गिरती है तो आधे भाग में उजाला होता है और आधे भाग में अंधेरा होता है। बिल्कुल। एक व्यक्ति को पूछेंगे कि पृथ्वी कैसा है, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता होगा संसार के बारे में, जो जहां ब्राइटर साइड में अगर वो जन्म हुआ इंसान है, वो कहेगा कि पृथ्वी बहुत ही ब्राइट है, एक सूर्य है जो बहुत प्रकाश दे रहा है। जबकि दूसरे छोर में एक व्यक्ति बोलेगा कि अंधेरा है, क्योंकि उसने सूरज नहीं देखा है। तो इसका मतलब उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव नहीं आया है और दूसरे के ऊपर सूर्य का प्रभाव आया है।
है। तो स्थान का आप फर्क समझ पा रहे हैं? तो स्थान का इंपॉर्टेंस के कारण जो नवग्रह तो होता है, वो जो मूवमेंट करते हैं, वो एक जगह और एक स्थान पे स्थगित नहीं रहते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो जहां जहां मूवमेंट करते हैं, जिस ओर पृथ्वी की ओर होता है, जिस स्थान की ओर होता है, उनकी एनर्जी या उनका गुरुत्वाकर्षण उस जगह पर प्रभावशाली रहता है। तो एक व्यक्ति के ऊपर नवग्रहों का इक्वल समावेश या इक्वल एनर्जी नहीं आती है, और उसी कारण उनके विचार और उनके जो कलाएं हैं, ग्रहों की कलाएं भेद होती है। तो उनके विचार, उनका करियर, उनका लाइफ, उनकी थॉट पैटर्न, उनका एक्शन, उनका कर्म और पिछले जन्म के कौतुक, इस सबका समावेश के कारण उन दोनों की भविष्य अलग होती है। यहां तक कि एक बालक अगर 5 मिनट के गैप में ट्विंस बेबी भी जन्म होते हैं, उनका भी फर्क होता है, भेद होता है। बट उनका भेद होने के कारण, कम समय के गैप होने के कारण थोड़ा बहुत सिमिलर तो लाइफ रहता है। जी जी। किंतु पिछले जन्म के कौतुक, पिछले जन्म के कर्म, पिछले जन्म के विचार, पिछले जन्म के कर्म भी लेके आते हैं, और उसी अनुसार आपका डेस्टिनी बनता है और उसके अनुसार आपका डायरेक्शन बनता है। तो ये क्या जो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है राजेंद्र जी, ये आदमी जातक इन पर ही पड़ता है या चराचर प्राणी पर पड़ता है, या फिर जिस तरह से मैं अगर बात करूं, अभी हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति हुई पड़ी है, उथल पुथल मची हुई है, कई इलाकों पर बरसात है, जाहिर सी बात है इस तरह से हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर जगह पर इतना नुकसान हो रहा है, तो क्या हम ये मानकर चलें कि ये ग्रह नक्षत्र का खेल जो होता है वो हमारे ही नहीं, इंसानी जिंदगी पर ही नहीं, बल्कि उस जगह स्थान को भी प्रभावित करते हैं? जी, हर जीव जंतु इवन स्थान के ऊपर प्रभावित करते हैं। इसके लिए भी एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आपके माता पिता, कभी भी आप बचपन में अगर होंगे तो वो हमेशा कहे होंगे पूर्णिमा के दिन या अमावस के दिन आप समुद्र किनारे मत जाना बेटा, ठीक है, आपके डूबने की संभावना ज्यादा है। तो मुझे एक उदाहरण बताइए कि ऐसा क्यों होता है। अगर विज्ञान देखा जाए तो मैं आपको एक वैज्ञानिक तथ्य भी बताता हूँ। आप फ्रिज में कभी भी अगर आप पानी रखते हैं बर्फ बनाने के लिए, तो आप नॉर्मल पानी जब डालते हैं, जब भी आप निकाल रहे होते हैं बर्फ में, उसकी साइज या डेंसिटी बढ़ी हुई होती है, फूल गई होती है। या फिर शीशे के बाउल में अगर आप रख लेंगे तो शीशा फटने की चांसेस होती है। तो वो क्या होता है, जो साइंटिफिकली वाटर की वेवलेंथ या फिर उसकी जो डेंसिटी होती है वो स्ट्रॉन्गर होने के कारण बढ़ जाती है। जो मून के प्रभाव से वाटर की वेवलेंथ बढ़ जाती है तो लहरें बनना शुरू होती है ज्यादा, इस वजह से करंट भी ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर पृथ्वी में 75% पानी है, हमारे शरीर में भी 75% पानी है, विज्ञान ये भी कहता है। तो अगर ये बोलेंगे ये कोइंसिडेंस है कि इतना परसेंटेज, प्रिसाइज परसेंटेज कैसे हो गया, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे शास्त्र में, पुराने शास्त्र में ऑलरेडी बोला गया है, यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम। ब्रह्मांड में जो भी घटता है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो भी उथल पुथल है, या जितना भी चीज अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ले, वो सब हमारे बॉडी के अंदर उतने ही मात्रा में, उतने ही प्रभाव होता है। इसका मतलब ये हुआ, हम एक ब्रह्मांड की डिकोडिंग समझ लीजिए, एक तरह का एक कोड जो पूरे ब्रह्मांड में है, वो हमारे शरीर के अंदर है। और ब्रह्मांड में जो चीज घटता है, मान लीजिए 75% वाटर के प्रभाव से उनका वेवलेंथ बढ़ता है, तो हमारे शरीर में भी उसका प्रभाव होता है, हमारे विचारों में भी प्रभाव होता है। आप कई बार कई ऐसे मूवी की कॉन्सेप्ट आ चुकी हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि मान लीजिए आपने देखा होगा एक मूवी बनाई है जिसके ऊपर वेयरवुल्फ के ऊपर कॉन्सेप्ट बना है कि पूर्णिमा में एक आदमी भेड़िया बन जाता है, जबकि वो ऐसा होता नहीं, लेकिन उनके विचार भेड़िए तरह के भी बन सकते हैं। जी। एक आदमी खूंखार हो सकता है, एक नॉर्मल आदमी पागलपन की हद में जा सकता है, और एक पागल आदमी दौरे पड़ सकते हैं, हाँ, नॉर्मल भी बिहेवियर कर सकता है। तो मतलब अगर हमारे ब्रेन में अगर मोर देन 80% वाटर है, तो फुल मून के प्रभाव से हमारे विचार, हमारे हाव भाव, हमारे सारी चीजों में प्रभाव करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही रहस्यमय बात बताता हूँ। एक जो संतान उत्पन्न होता है, आप यूं मान के चलिए, जो बच्चा नॉर्मली पैदा होने की कोशिश करता है वो भी चंद्र के प्रभाव से होता है। क्यों? क्योंकि वो जब गर्भ में होता है वो पानी के अंदर होता है। ठीक है। 75% हमारे शरीर का वाटर, 90% हम पानी के अंदर होने के कारण चंद्र के प्रभाव से हमारा ब्रेन में जो तरंगे होती है, हम खुद पुश करके निकलते हैं। जो आज के डेट में अगर मान के चलिए हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, तो वो बच्चे का भविष्य जानना या भविष्य का कैलकुलेशन करना थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जी। कई लोग तो आज की डेट में ये भी करते हैं कि मान लीजिए कि डॉक्टर ने फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में बोला कि आपका टाइम पीरियड है 1 अक्टूबर में आप निकाल लीजिए। जी। तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं, बोलते हैं कि इनमें से कौन सा शुभ दिन है, और कुछ शुभ वेला में हम बच्चे को डिलीवर करना चाहते हैं, जबकि ये करना प्रकृति के विरोध है। कभी भी कहा जाता है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। इसमें मैनिपुलेशन कहाँ होगी? पेरेंट के द्वारा होगी कि बच्चा अपना
अपना सच्चा भविष्य जी, जी। जानने के लिए अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि माता पिता को ये धारणा हो जाएगी कि हमने तो अपने बच्चे को सही वेला में जन्म हुआ, सब चीज शुभ होना चाहिए, उसके जीवन में अशुभ क्यों घट रहा है? क्योंकि आपने उसका एक्चुअल टाइम ऑफ जो डिलीवरी था आपने शिफ्ट कर दिया, और इस वजह से बच्चा अपना सही समय भविष्य नहीं जान सकता। लेकिन राजेंद्र जी, यहाँ एक सवाल ये भी तो उठता है कि कई मर्तबा क्या होता है कि मुश्किलात हो जाती है माता को शिशु को जन्म देने में, तो उनको उनका जो है ऑपरेशन उस वक्त करना पड़ता है, तो क्या फिर ये ज्योतिषाचार्य उस पर सवाल खड़ा करेंगे? क्योंकि उस वक्त तो स्थिति क्रिटिकल है, तो ऐसी स्थिति में तो करना ही पड़ेगा, फिर तो क्या बच्चे का भविष्य उस वक्त भी अंधेरे में चला जाएगा? देखिए, इसमें आप गौर करने वाली बात है, जब बच्चा स्वयं से प्रयास कर रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है, और कुछ जटिलता के कारण, कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण वो नहीं निकल पाया, वो उसकी गलती नहीं है, वो प्रयास कर रहा है, एंड आप समहाउ डॉक्टर इसलिए तो होता है कि आप मैनेज करके सुरक्षा से बच्चे को निकाले, तो वो गलत नहीं है, वो सही है बिल्कुल। लेकिन वो गलत है कि जब आप अपनी मर्जी से खुद से निकाल दीजिए कि हाँ उसका प्रयास, ये तो वही बात होगी, एक अंडा है, बच्चा है, उसको आप खुद हैच करके निकाल रहे हैं, तो वो बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा, वो जब खुद से प्रयास करके निकलता है तो वो जिंदा रह पाता है। ये है प्रकृति, ये है प्रकृति, ठीक है। आपने एक मर्तबा ये भी कहा था कि जिस तरह से शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, ये दो पक्ष होते हैं, आदमी इनका कई बार जो उसका जो बिहेव होता है, व्यवहार होता है, या उसका जो नर्वस सिस्टम होता है, वो भी कई मतलब ऐसा काम करता है ग्रह नक्षत्रों की चाल की लिहाज से। यानी कि जिस तरह से हम लोग कृष्ण पक्ष में घटता है, चांद घटता है, और शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में चंद्र की शक्तियां क्षीण होती हैं, और शुक्ल पक्ष में उसकी रेजिंग होती है, अप टू फुल मून तक। तो उसका क्या आदमी पर भी इस तरह से प्रभाव पड़ता है? उसका दिमाग, उसका संतुलन, उसका कॉन्शियसनेस बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है क्या कई मतलब? जी हाँ, मैंने पहले भी आपको इसका आंसर दिया था कि मून का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हर व्यक्ति, हर जीवन में प्रभाव उनका होता ही है। लेकिन मैं अगर इसका सही सटीक जवाब दूं, मान लीजिए किसी के जातक में चंद्र का पोजीशन अच्छा नहीं है, या फिर वो कुछ बैड इम्पैक्ट कर रहा है, जिस व्यक्ति के जीवन में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो जब कभी भी कृष्ण पक्ष चल रहा होगा तो उनका जो विचारधारा होगा सकारात्मक नहीं नकारात्मक होगा। ओके। तो सकारात्मक कब होगा? जब मन बली हो। हमारे शरीर के अंदर 3 भाग बहुत स्ट्रॉन्ग गिने जाते हैं जब एस्ट्रोलॉजी स्टडी करते हैं। एक है आपका शरीर स्वस्थ है कि नहीं, ठीक है, आपका मनोबल और आत्मिक बल, ये दोनों देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति में मनोबल और आत्मिक बल एंड शरीर अगर स्वस्थ है तो जीवन के हर मुकाम या हर चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएगा। तो मनोबल को हम चंद्र से देखते हैं, ठीक है, आत्मबल को हम रवि से देखते हैं, और शरीर के बल को हम लग्न से देखते हैं। अगर ये तीनों बली हैं तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत सारी चीजें अचीव कर पाएगा। ओके, आई होप आपको ये आंसर स्पष्ट क्लियर समझ में आ गया होगा चंद्र का प्रभाव। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग आ जाते हैं वास्तु दोष पे। क्या वास्तु दोष वाकई में होता है? क्या वास्तु के हिसाब से ही हमें अपने हर चीज को डिजाइन करना चाहिए? उससे जो है वो हम लोग सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को प्रभावशाली बना सकते हैं? बिल्कुल सर। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं कि वास्तु प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। ये होता है, एस्ट्रोलॉजी तो हो गया हमारी अपनी निजी जिंदगी में, बिल्कुल, जो हम इंटरनल लाइफ और अपनी जर्नी बोलते हैं, ठीक है, बट वास्तु होता है हमारा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से इंटरनल का इफेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होता है। उदाहरण के लिए बताता हूँ, वास्तु के जो प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, ये बनाए गए थे आपकी 10 दिशाएं। आपको 4 दिशाओं के बारे में जानकारी होगी, 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाएं, बिल्कुल 10 दिशाएं, और नवग्रह एवं कई सारे देवी देवताओं का एक घर में समावेश हमारे इर्द गिर्द होता है। अगर इसमें कोई भी भाग डिफेक्ट होता है तो वो इनडायरेक्टली आपके जीवन में भी वो रिफ्लेक्ट करता है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या वैद्य के पास जाएंगे, वो बोलेंगे कि अगर आप बीमार हो तो आपके 5 तत्वों में से कोई ना कोई चीज का अगर डिफेक्ट होता है तो आपका शरीर डिफेक्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह घर का जो वास्तु बनाया जाता है, वो भी अगर उसमें भी वो 5 तत्वों का अगर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है तो आपकी निजी जिंदगी में भी असर होता है। एक और उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए 5 तत्वों में अग्नि का प्रधान मैं बोल देता हूँ, किचन। अगर मान लीजिए आपका किचन अगर
गलत जगह पे प्लेसमेंट है, ठीक है, तो आपके शरीर में जो खाना खाते हैं आपको वो एनर्जी नहीं मिलेगी, या आप खा रहे हो तो आपके शरीर में वो लगेगा नहीं, या फिर आपको नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। तो इनका प्रभाव आपका इनडायरेक्टली होके आपके पर्सनल जिंदगी में भी प्रभाव पड़ता है। इससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप जो है इन बातों को समझा रहे हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा वैसे ही एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज करो कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे सर दर्द हो रही है या पेट दर्द हो रहा है, तो मैं ये मानकर चलूं कि ये ग्रह नक्षत्रों की चाल है, या फिर उसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में हूं या बीमार हो गया हूं, या फिर मुझे ये सोचना चाहिए कि नहीं मुझे बीमारी है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इन दोनों में, क्योंकि देखो साइंस, ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों में जो है ना बहुत तर्क वितर्क चल रहा है। बिल्कुल। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट जुड़े हैं। अगर आपका तबीयत खराब है तो ऑब्वियसली पहले आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, जी, प्रधानता वो होगी। हाँ। उसके बाद आपको रूट कॉज फाइंड आउट करना है कि मेरी ये जो तबीयत खराब होने के कारण क्या क्या हो सकता है। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट है। एक है एस्ट्रोलॉजर, एक एस्पेक्ट को जोड़ के कभी कंक्लूजन नहीं देना चाहिए, ठीक है। एक है आपकी निजी लाइफस्टाइल, आपके विचार, निजी लाइफस्टाइल और विचार कहां से इंपैक्ट करती है, आपके सोशल सराउंडिंग, आपके कर्म क्षेत्र, और आपकी जिंदगी में आपने कोई चीज अचीव कर पाए नहीं कर पाए। उसके बाद आता है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट, उसके बाद आता है वास्तु पॉइंट। वास्तु में मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, प्रिंसिपल्स के साथ साथ एक एस्ट्रो वास्तु, हमारे वैदिक वास्तु में एस्ट्रो वास्तु है। एस्ट्रो वास्तु में जब हम आपका कुंडली मान लीजिए विश्लेषण करते हैं, उसमें एक वर्ग आएगा। वर्ग में बताता है, मान लीजिए आपका, मैं ऐसे एग्जाम्पल में तौर पर बताता हूँ, एक वर्ग है, मान लीजिए आप ब्राह्मण वर्ग में आ गए, ठीक है। तो ब्राह्मण का पैसा क्या होता है, लोगों को गाइड करना, सही रास्ता दिखाना, और उनके लिए नॉलेज प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वास्तु कहता है आपके लिए जो पूर्व दिशा का या पूर्व एंट्रेंस का जो घर होगा वो आपके लिए शुभता प्रदान करेगा, क्योंकि पूर्व में सूर्य उदय होते हैं और वहां पे प्रकाश एंड ज्ञान दोनों मिलता है। ठीक उसी तरह पश्चिम वाला जो होता है, सनसेट के टाइम पे जो सनलाइट एनर्जी आती है उसमें कम एनर्जी होती है, वो नकारात्मक एनर्जी को भी हम उसको काउंट में किया जाता है। तो जहां पे आपके ब्रेन को नेगेटिव एनर्जी प्राप्त होती है, तो वहां पे शूद्र, देखिए 4 वर्ग होता है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य एंड क्षत्रिय। तो जो शूद्र वाले हैं, क्योंकि उनका लाइफ टाइम में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होता है, मेंटल एक्टिविटी कम होता है। ब्राह्मण का मेंटल एक्टिविटी ज्यादा होता है, फिजिकल एक्टिविटी कम होता है। वैश्यों का मेंटल एंड फिजिकल दोनों होता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे जो क्षत्रिय होता है उनका दोनों इक्वल पावर होता है। तो वास्तु क्या कहता है, जब पूरब से दक्षिण की ओर, दक्षिण में जब आप 12 बजे होते हो तो वो थोड़ा सा दक्षिण की ओर होता है सूरज, तो वो प्रबल होता है। तो एक क्षत्रिय के लिए दोनों प्रबल चाहिए, शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति, इसलिए उनको दक्षिण का द्वार इंपॉर्टेंट कहा गया। किसी कारणवश, मतलब मान लीजिए समय, वेला, काल, परिस्थिति, आपके पिता के कोई कर्म थे जिस वजह से आप ब्राह्मण वर्ग से आकर भी, लेकिन आपने वैश्य का चुना, या फिर पिता का बिजनेस आपने संभाल दिया, तो आपके लिए उत्तर दिशा एवं पूर्व दिशा दोनों प्रधान हो गए। तो आपके लिए जो एंट्रेंस होता है, पूर्व, उत्तर, नॉर्थ, ईस्ट कॉर्नर भी प्रदान हो जाता है। इसे बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस। तो हर एक व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर दिशा ही एक स्थायी मायने नहीं जाता है। प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हर एक आदमी के लिए यूनिवर्सली काम तो करता है, लेकिन व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत काम करता है। तो अगर आपने जो बोला, अगर उसको तबीयत खराब हुआ, तो मैं एक एस्पेक्ट से आंसर नहीं दूंगा। आपका सोशल एस्पेक्ट क्या है, आपका निजी लाइफस्टाइल कैसा है, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, वास्तु एस्पेक्ट क्या है, इन चारों का सम्मिश्रण से कहीं ना कहीं आपको रूट कॉज मिल जाएगा एंड आप इसका निवारण कर पाएंगे। आचार्य जी, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। हालांकि आपकी जो एजुकेशन रही है पूरे ऑल इंडिया में आप घूमते रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे जो बातचीत करी थी, क्योंकि आपके पिताजी जो थे वो आर्मी में थे, है ना, उसकी वजह से, और साइंस स्ट्रीम से भी आपने पढ़ाई की है आपने। सॉरी सर, साइंस नहीं है, मेरा कॉमर्स है। कॉमर्स, हाँ, MBA भी आपने कॉमर्स भी किया, लेकिन आप आए इस ज्योतिषाचार्य आप बन गए। इसके पीछे का रीजन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आपने इसमें महारत हासिल की है, किताबें आपने लिखी है, क्या एक्सपीरियंस रहा है कि जिन लोगों को आपने टिप्स दिए हैं, या जिनके ग्रह नक्षत्र की चाल आपने देखी है, जिनको वास्तु दोष आपने बताए हैं, तो उसका निवारण आपने जिन चीजों से किया है, उसका कुछ सक्सेस रेट आपके सामने आया है, लोगों ने कहा कि वाकई ये चीज सही है और इस दिशा में काम करती है? हाँ जी सर, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। शुरुआती दौर पर जब मेरे नॉलेज में इतना एक्सपर्ट नहीं था, शुरुआती दौर में कभी कभी ऐसे हुआ है कि मैंने कुछ कहा और वो एक्यूरेटली नहीं किया, लेकिन मेरा जो बोलते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड मैंने जितना
30 साल में मैंने जो एक्वायर किया है, अब तो ज्यादा परफेक्शन सा आ रहा है, क्योंकि मैं एक एस्पेक्ट से सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बहुत सारे एस्पेक्ट से सॉल्यूशन दे रहा हूँ। किसी का अगर कोई ट्रबल चल रहा है तो मैं उसका सोशल एस्पेक्ट देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल देखता हूँ, वास्तु देखता हूँ, सराउंडिंग देखता हूँ, उसकी एक्सपेक्टेशन देखता हूँ, उस सारी चीजों को लेकर मैं एक कंक्लूजन में आता हूँ, एंड इट इज वेरी मच एक्यूरेट। और मैं आई एम हैप्पी कि जो भी मेरे से आके गए हैं या काउंसलिंग करके गए हैं, हालांकि मेरा जर्नी बहुत लंबे से स्टार्ट हुआ, मैंने दोनों साइमल्टेनियसली, मैं प्रोफेशनल लाइफ एंड ये पर्सनल लाइफ में, ये मेरा जो पैशन था इसको मैंने कंटिन्यू किया। ये आपका पैशन था? ये मेरा पैशन था शुरुआती तौर पे। मैंने 2 गुरु के अंदर मैंने ये सब्जेक्ट को सीखा है। एक मेरे पामिस्ट एक्सपर्ट थे, जिसे ओकल साइंस एंड वेस्टर्न मीडिया में उनकी महारत थी, वो 16 साल से 60 साल तक ये विद्या उन्होंने प्रैक्टिस की थी। और एक और जो है जो एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी ये चीज, एंड वास्तव में मैंने तो महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही मैंने ये सारी चीजें एक्वायर की हुई हैं। तो इन सबका समावेश करके आज के डेट में इसका रिजल्ट बहुत ही प्रिसाइज है। लोग अपने, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, हर व्यक्ति का एक अपना लक्ष्य होता है, हर जीवन का एक उद्देश्य होता है। मैं अगर उन चीजों को उजागर करके क्लियर कर दूं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको स्ट्रगल कहाँ मिलेगी, आपको अपने आप से पहचान अगर करा देता हूं, तो आपका विजन क्लियर हो जाता है कि मुझे जीवन में पाना क्या है, मेरी चैलेंजेस कहाँ आएगी, सो दैट उसका एक क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा और वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा कि मेरी चैलेंजेस ये है, तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम लोग जो डिप्रेशन में आ रहे हैं, बिकॉज दे आर अनअवेयर कि मेरी चैलेंजेस कहाँ आ रही है, मेरी फेलियर क्यों हो रही है, मैं क्या करना चाहिए, हाँ, मैं कहाँ एनर्जी अपना बर्बाद कर रहा हूँ। So this is the conclusion about it. तो कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए कि ये चीज जो है, जैसे हम लोग ज्ञान विज्ञान की बात कह रहे थे, जो विज्ञान जो है वो आज इन चीजों को जो है कहीं ना कहीं एक साइड में हटा कर रहा, कि कुछ स्टडी तो उससे करता ही है, शास्त्रों से कर ही रहा है, हमारे वेदों से भी स्टडी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खोज रहा है, वो कहता है ये सब खगोलीय पिंड है, हम कहते हैं कि ये देवता है, हम उनको ऐसी श्रेणी में रखते हैं, ग्रहों को भी हम उस श्रेणी में रखते हैं और आदिकाल से जोड़ते हैं उनको, हम लोग युद्धों में, देवी देवताओं के युद्धों में, इन सब में शामिल करते हैं। तो आप कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे कि क्या है ये सब, ज्ञान और विज्ञान दोनों क्या चीजें? मैं यही कहूंगा कि ये जो हमारा विद्या है, ये बहुत ही पुराना है, वैज्ञानिक है, प्रामाणिक है। हर व्यक्ति को इसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। नॉलेज लेने के साथ साथ उसको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हर व्यक्ति को अगर ये चीज इसकी समझ जितनी हो जाए तो उनकी क्लैरिटी उतनी होगी, लाइफ में चैलेंजेस कम आएंगी, उनमें डिप्रेशन कम आएगा, वो अपने हर लक्ष्य को इजीली प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही मैं ये भी बोलूंगा कि इस जो साइंस है, ये जो मैं इसको साइंस ही बोलूंगा, कि ये इतना वैज्ञानिक है कि आपको प्रमाण इजीली मिल जाएगा अगर आप उस पर मंथन करेंगे, उसको टोटली एनालाइज करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। यही नहीं कि खाली इंफॉर्मेशन एक्वायर किया। और आज के डेट में इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो रही है कि आदमी को पजल हो रहा है, वो कंक्लूजन नहीं कर पा रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो मेरा जो इतने साल का जो प्रयास है, रिसर्च है, मैं वही वैज्ञानिक तौर पर समझाने की पूरी कोशिश करता हूं कि ये विज्ञान कैसे काम करता है। ना ही मैं आपको ऑर्थोडॉक्स थॉट में बता दूंगा कि ये फॉर्मूला है, आपको इसको मानना होगा। मैं ये बताने की कोशिश करता हूं आपको क्यों मानना है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और मैंने कहां से ये सोर्स निकाला है। ऐसे नहीं कि आपको मैं ब्लाइंडली कोई नॉलेज आपको ऐसे दे दूं कि यही आपको पालन करना है। देखिए यहाँ पर एक सच में बड़ा सवाल, हालांकि मेरा लास्ट सवाल पहले वाला ही लास्ट सवाल था, लेकिन अब ये लास्ट होने वाला है कि एक तरफ तो आपने इतनी रिसर्च की है, किताबें लिखी हैं, गहन मंथन किया है, उसके बाद आप ये बातें कह पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फुटपाथ पर भी बहुत सारे ज्योतिषाचार्य, क्योंकि लोग जो है ना, अब इतनी महत्वपूर्ण ये विद्या है, इतना ज्ञान विज्ञान इतना महत्वपूर्ण है ये, तो लोग जो है वहां पर बैठे हुए आदमी के पास भी चले जाते हैं, 10-20 रुपए में अपने हाथ दिखा रहे होते हैं, वहां पर उनसे पूछ रहे होते हैं। तो आप उनको किस चश्मे से देखते हैं? क्या वहां पर एक्यूरेट नॉलेज मिल जाता होगा लोगों को, उनका सोल्यूशन वहां मिल जाता होगा कि कौन लोग हैं, ये कहीं भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं हम लोगों को इस विद्या के नाम पे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। देखिए, मैंने कहा ना, हर व्यक्ति, हर जीवात्मा का एक अपना लक्ष्य होता है जी। वो अपने जीवन के जिस लक्ष्य में है वो भी कुछ सर्विस दे रहा है, उसके पास जितनी विद्या प्राप्त हुई है। क्योंकि मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया है, मेरा जो सब्जेक्ट है इसे कहते हैं ऑकल्ट साइंस ऑन वेस्टर्न मीडिया, या फिर आप जैसे बोले समुद्रिक शास्त्र, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओशनोलॉजी। इसके अंतर्गत कई सारे विषय आते हैं, एक पर्टिकुलर विषय नहीं है। उदाहरण के लिए, आपके हाथ में जो रेखाएं हैं, आपके पाँव में भी आपको वही रेखा मिलेगी, आप अगर गौर करेंगे तो। जी। उससे देख के आपके बारे में वही चीज डिराइव होती है जो आपके हाथों में देख के मिलेगी। ठीक है। या आपका चेहरा देख के मैं बता पाऊं, या आप जब आप आईब्रोज रेट करते हैं तो एक ये पैटर्न लाइन बनती है जिसे मेट्रोपोस्कोपी कहते हैं, उसको देख के भी
वही चीज निकल के आएगी। पामिस्ट्री आ जाए, तिल विज्ञान मोनोपोस्कोपी बोलते हैं, पामिस्ट्री में और फाइन है जिसे डर्माटोग्लिफिस बोलते हैं, और इसमें एस्ट्रोलॉजी आ गया, ओमेन्स आ गया, जेमस्टोन्स आ गया, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। मान लीजिए वो जो बैठे हैं वो एक सब्जेक्ट पर महारत रख रहे हैं। पहले जमाने में गुरुकुल में आपको ये सारी विद्याओं का समावेश प्लस वेद विद्या, गीता विद्या सारी दिया जाता था। ठीक है। अब ये चीज कंसिस्टेंसी एक पैटर्न में नहीं गई है, सब बिखर चुकी है जी। और जो जिस नॉलेज को रखा था वो उसमें महारत रख के वो ही लोगों को दे रहा है और वो अपनी इसमें जीविका जी रहा है। मैं नहीं कहूंगा वो गलत है ना वो गलत है, उनकी स्पेशलाइजेशन एक सीमित है। मैं कहूंगा उनको रिसर्च करके और ज्यादा जानना चाहिए और गहराई रखना चाहिए। हर व्यक्ति को यह भी लक्ष्य रखना चाहिए सारी चीजें जाने, केवल एक विद्या पे नहीं। जैसा कि आपने कहा ये सामुद्रिक शास्त्र है, ये जितना गहराई में जाते जाएंगे उतना ही गहरा होता जाएगा और कोई सीमा नहीं और मेरे सवालों की भी कोई सीमा नहीं है। अब मैं अगर इसको खत्म नहीं करूंगा तो स्ट्रीम बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अब लास्ट वाले का और मेरे जहन में आ गया है कि एक तरह से इतने सारे ग्रहों की हम बात कहकर आदमी को थोड़ा सा उत्साहित कर देते हैं कि भैया आपकी जिंदगी में ये हो सकता है, तो क्या उसका इलाज भी अपने पास होता है? कि देखिए अगर आप इस ग्रह की अगर चाल आपकी जिंदगी में चल रही है तो अगर इसको शांत करवाना है या इसको प्रभावी बनाना है तो आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को सुदृढ़ कर सकते हैं। क्या ऐसा भी कोई रहता है? क्या इलाज है अपने पास इसका? मैं आपको एक अल्टीमेट सॉल्यूशन सारे लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा जी। ज्योतिष का इस्तेमाल केवल निजी स्वार्थ, जैसे कि मैं कुछ पा लूं, मैं कितना धन पाऊं, मेरी विवाह कब होगी, मैं अब्रॉड जा पाऊंगा कि नहीं, ये जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, इसके लिए इसका पर्पस था ही नहीं, कभी भी नहीं था। ज्योतिष अगर आप भृगु ऋषि से या कोई भी हमारे पराशर ऋषि के इनके भी कभी आप सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे ना, वो बताते हैं कि कौन योग्य होता है इन विद्या का इस्तेमाल करने के लिए और कौन योग्य होता है इसका इस्तेमाल करके हेल्प करने के लिए। तो आप अगर देखेंगे बेसिक पर्पस जो था एक आदमी को अपनी पहचान दिलाना, उसके जीवन के लक्ष्य बताना और उसके लक्ष्य को पाने में जो संघर्ष है उतना बताना, ये सबसे प्रधानता होती थी, बेसिक होती थी। इसके साथ साथ एक की जो आप हर व्यक्ति के लिए रिलेट कर सकते हैं वो ये है कि मोक्ष पाना हमारे जीवन का लक्ष्य था। तो मोक्ष प्राप्त कैसे होगी? जब आप आध्यात्म से जुड़ेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में यही पता चलता है कि कौन से ग्रह आपको इस रास्ते से विचलित कर रहे हैं या डाइवर्ट कर रहे हैं, जो आपको आध्यात्मिक में जुड़ने नहीं दे रहे हैं और आपके मोक्ष के जो लक्ष्य से आपको भटका के दूर ले रहे हैं। इसका इस्तेमाल सही पर्पस, सही मायने में उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए और ना ही आपके ये जो मेटेरियल चीजों को अचीव करने के लिए। मैं दरखास्त करूंगा कि जो कोई भी आए वो अपने आध्यात्मिक को प्रधानता देकर, और ये सारी चीजें तो वो जब वो अवेयर हो जाएगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, चैलेंजेस क्या है, तो उसके लिए तो ये बाई प्रोडक्ट है उसका जानना, वो तो जान ही जाएगा। लेकिन मेन उद्देश्य तो वही था। क्या बात है। तो मुख्य उद्देश्य क्या था ये आचार्य राजेंद्र जी ने बड़ी ही विस्तृत तरीके से बताया है। अंत में इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है तो सभी लोगों से कि हमारा जो लक्ष्य है, जो मुख्य लक्ष्य है कि ये जन्म मरण के बंधन से जो है मुक्त हुआ जाए, ना कि भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं में उलझा जाए। इसलिए अगर आप लोग इस ज्योतिषाचार्य ग्रह नक्षत्रों की चाल और वास्तु दोष जो होता है उनको अगर आप सही मायनों में समझना चाहते हैं तो उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ आपका मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए, ना कि कुछ और होना चाहिए। मैं आप लोगों को तस्वीरें साझा कर देता हूं, हालांकि स्ट्रीम बहुत लंबी हो चुकी है मित्रों और आप लोग भी हालांकि काफी देर से देख ही रहे होंगे। ये चीजें आप लोग देख सकते हैं, ये तमाम सारी ये जो वास्तु के लिहाज से अगर आपकी जिंदगी में कुछ चीजें जो हैं वो बिगड़ चुकी हैं, आपकी ग्रह नक्षत्रों की वजह से आपकी जिंदगी की चाल सुधर नहीं पा रही है, या फिर वास्तु दोष के कारण जो है आपका प्रभाव जो है वो निष्प्रभाव हो रहा है, प्रभावशाली नहीं हो पा रहा है, तो तमाम सारी चीजें भी जो है वो कहीं ना कहीं यही वो चीजें हैं जो काम करती हैं और आपकी जिंदगी में आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल को भी सुधारती हैं और साथ ही साथ वास्तु दोष के कारण जो है आपके घर में क्लेश रह रहा है, तमाम सारी चीजें हो रही हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये तमाम सारी चीजें जो है ये समुद्र शास्त्र से ही संबंधित चीजें हैं जो कि आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकती हैं। शुक्रिया।